किस तरह से आपके टैक्सेशन में बदलाव आए हैं, किस तरह से पूरे टैक्स रिबेट में बदलाव आए हैं, किस तरह से अब आपको अपना टीडीएस फाइल करना है। हमारे साथ राजीव कुमार गुप्ता जी, सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। सर किस तरह से अब जो नई टैक्स स्लैब जो मतलब बताई गई है उसके सारे ये बताया गया कि 12 लाख तक नील होगा, और उसके अलावा जिन लोगों की 12 लाख तक मतलब सैलरी है, क्या उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा या उन्हें आईटीआर फाइल करेंगे तब मतलब रिबेट आएगा, क्या होगा? नहीं, क्लियरली जिनकी इनकम 12 लाख और 12 लाख से कम है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, पर उससे फायदा ये होगा कि उनको जीरो टैक्स लगेगा। इसका मतलब क्लियर है कि 7.5 लाख से 12 लाख ये बहुत बड़ा मूव है, और मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा इनकम रहेगी, और उस ज्यादा इनकम के कारण वो कई खरीदारियां कर सकते हैं। और ज्यादा इनकम जरूरी इसलिए है क्योंकि आज आम आदमी एक टैक्स के दबाव में आ रहा था, तो दिस विल ओवरऑल बेनिफिट दी इंडिविजुअल्स। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मेरी सीटीसी अगर कहते 12 लाख है तो उसमें एक भी रुपए टैक्स अब मतलब उसके सारे नहीं कटेगा इनकम टैक्स? बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर आपकी 12 लाख और 12 लाख से कम है, इनफैक्ट सैलरीड एम्प्लॉयज का तो वो भी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ऐड हो जाएगा, सो 12 लाख से ऊपर ही जाएगा आपका, वहां तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सो इससे ज्यादा फायदा ये है कि जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक जरूरत नहीं फील करते लोग, उनको लगता है कि इंश्योरेंस लास्ट में खरीदेंगे, पर अभी थोड़ी स्पेयर इनकम आएगी तो उनको लगेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना भी जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस खरीदना भी जरूरी है। वो तो वैसे भी जरूरी था, पर आज मिडिल क्लास इनकम के लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो इसको बेचना थोड़ा आसान हो जाएगा और लोगों की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और देखी कि इस बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की है, उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा और उसका क्या इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर होगा? क्या प्रीमियम रेट्स के मतलब कहते कम होने की कुछ आसार बनेंगे इससे? क्या सर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इंश्योरेंस में 3 चीजें मानी जाती हैं: अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अवेयरनेस तो फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू जॉइंटली हमें करना ही पड़ेगा, पर एफडीआई को 100% करने से 150 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री में कम से कम 200 इंश्योरेंस कंपनीज और आ सकती हैं अगले कुछ सालों में। उनके आने से हर स्टेट, हर विलेज, हर तालुका को कवरेज मिलने का चांस ज्यादा है, और जितनी ज्यादा कंपनी आएंगी उतना कंपटीशन बढ़ेगा, उतने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी आएंगे मार्केट में। सो कस्टमर्स को फायदा तो होगा ही, पर रीच बढ़ जाएगा। दूसरा, टैक्स बचने के कारण लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो ये भी एक तरह से फायदा करेगा। सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इस कंट्री में आज सिंगल डिजिट नंबर है। इन मूव्स के कारण मुझे पक्का विश्वास है कि जो ड्रीम है हमारी कंट्री का 2047 में विकसित भारत और 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल इज नाउ पॉसिबल। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मतलब इंश्योरेंस में भी किस सेक्टर में आप देखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में या फिर किस सेक्टर में? सर ओवरऑल एफडीआई से सारे सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे। कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं जो आज भी हम उम्मीद कर रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि हेल्थ और टर्म में ओवरऑल ईटीसी लिमिट इज नॉट हेल्पिंग, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लिमिट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के लिए जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो परेशानी में रहेंगे। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन्स, जिसकी मैं बात पहले भी करता आ रहा था कि 10% सीनियर सिटीजन्स आज हमारे कंट्री में 15 करोड़ लोग हैं। 2045 तक ये नंबर 70 करोड़ हो जाएगा। सो यहाँ यंग पॉपुलेशन से सडनली हमारी कंट्री में 35% लोग सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। आज जो भी रिलीफ सीनियर सिटीजन को मिली है या आगे मिलेगी, उनके जो बढ़ते खर्चे हैं, हेल्थ कॉस्ट हो या प्रीमियम कॉस्ट हो, उससे फायदा होगा। सो ओवरऑल सेक्टर को मेरे को लगता है बेनिफिट ही बेनिफिट है। कुछ चीजें हम उम्मीद कर रहे हैं, जीएसटी का रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद जीएसटी कमेटी मीटिंग में अलग से लिया जाएगा, बट मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी हुई है और ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा। सबसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कई सारे कानूनों को डीक्रिमिनलाइजेशन की जो मतलब आज जो मतलब बात कही गई, और उसके अलावा एक और आज स्लोगन दिया गया वित्त मंत्री के द्वारा कि ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, इसे किस तरह से देखते हैं दोनों? देखिए, किसी भी बिजनेस को फलने फूलने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल को फलने फूलने के लिए एक डर का माहौल कभी ठीक नहीं रहता है। कंप्लायंस जरूरी है, गवर्नेंस जरूरी है, पर ओवर कंप्लायंस एंड गवर्नेंस एक रेस्ट्रिक्शन बिजनेस में लाता है। तो मुझे लगता है कि प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना और जो बंदा कंप्लायंट है उसको बेकार में तंग करना एक परेशानी वाली बात होती थी। आज इन मूव्स के कारण
शायद ये चीजें कम होंगी। कंट्री में एक साफ सुथरा माहौल रहेगा, लोगों को बिजनेस करने का उत्साह मिलेगा, यंग स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। स्टार्टअप्स को पहले भी सपोर्ट मिल रहा था, अभी गवर्नमेंट वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ का नया फंड लॉन्च किया है, 20,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स फॉर डीप टेक कंपनीज के लिए लॉन्च किया है। हमारी जैसी कंपनी और इस कंट्री में बननी चाहिए। पॉलिसी बाजार ने 2008 में शुरू की थी, आज इंडिया में 110 यूनिकॉर्न है, कल हो सकता है कि 500 यूनिकॉर्न हो। और उसके लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना, एमएसएमईज को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा मूव है। बस आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरह से ग्रामीण क्रेडिट लिमिट की जो बात करी गई है किसानों को लेकर, उसे कैसे देखें? देखिए, किसान जैसे एमएसएमई हमारी एक लाइफ लाइन है, किसान हमारा हार्ट है। किसान को जो सपोर्ट देना चाहिए वो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर है। किसान आज कर्जे में दबा पड़ा है, कर्जा उसको मिलता नहीं है। अगर किसी वजह से मौसम खराब हो गया या वेदर कंडीशंस खराब हो गए तो उस साल की उसकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाती है। इस तरह की स्कीमों से थोड़ा किसान को राहत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। और एग्रीटेक को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज वो अंदाजे से सब कुछ करता है, कितनी खाद डालनी चाहिए, कितना पानी चाहिए। एग्रीटेक के आने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। इस बार के वित्त बजट में किस तरह से मेक इन इंडिया को लगातार बूम करने की लगातार कोशिश की गई और उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर लगातार वित्त मंत्री ने बोला। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर। सर, जिस तरह से वित्त मंत्री ने आज कई बार आत्मनिर्भर भारत को प्रायोरिटी में रखा, उसमें चाहे पल्सेस के रेट हों चाहे और चीजें, किस तरह से आप देखते हैं कि जिस तरह से क्या इस बजट में जो आत्मनिर्भर भारत की जो कहते हैं सरकार की जो नीति है, क्या इससे और ज्यादा आगे बढ़ेगी क्या? देखिए, अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत होना है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट भी है और उनका शपथ है कि वो चाहते हैं भारत को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, विकसित कंट्री बनाने के लिए, ये बहुत जरूरी है दैट इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी रखा जाए। अगर आपने देखा होगा 20 जनवरी को जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने शपथ ली तो उसने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, उसी तरह से इंडिया फर्स्ट। अगर हम इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर चलते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग आत्मनिर्भर अपने खुद बने, रादर देन हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड बने। और आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारी जो अमेंडमेंट है, बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। और ये रिफॉर्म चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो फार्मर सेक्टर के लिए हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हो, या अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को लाने की बात की है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडिया में जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है वो उस पावर को रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अप टू 2047 में इंडिया को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। न्यूक्लियर सेक्टर इज वन ऑफ द पार्ट है। उसमें उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट भी लाएंगे, जो आपको लायबिलिटी क्लॉज है उसको भी चेंज करेंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कदम है टुवार्ड्स द मेकिंग इंडिया एज ए सेल्फ रिलायंट कंट्री है, जो हम लोग आत्मनिर्भर के भारत की बात करते हैं। और मैं ये बजट देख रहा हूं और खास करके आज हम लोग 25 में हैं, 47 के बीच में हमारे पास 22 साल का गैप है, 2 दशक का गैप है। अगर 2 दशक में प्रॉपरली हम लोग उसको रिफॉर्म करते हुए प्रत्येक साल में 8 से 10%, मैं 8 से 10% बहुत बोल रहा हूं, अगर हम 8% की भी लिए ग्रोथ करके चले तो मैं देखता हूं कि अगले 10 दशक में, 10 साल में हम कहां पहुंचेंगे और अगले 20 साल में हम कहां पहुंचेंगे। तभी कंट्री को हम ट्रिलियन इकोनॉमी, जो आज हमारी कंट्री 4 ट्रिलियन पर रुकी हुई है, अगर हमें बनाना है 20 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी, तभी हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इस बार के वित्त बजट पर क्या एविएशन सेक्टर की राय है? क्या कुछ लगातार एविएशन सेक्टर को लेकर जिस तरह से वित्त मंत्री ने आज ऐलान करा, उस पर क्या असर पड़ेगा? अमित मित्तल जी है मॉडेयर के सीईओ। सर, किस तरह से देख रहे हैं एविएशन सेक्टर के ऊपर क्या असर इससे पड़ेगा? मेरा नाम अमित मित्तल है, सीईओ ऑफ मॉडेयर एविएशन, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी। एविएशन सेक्टर के लिए बजट में उड़ान स्कीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कि 120 नए एयरपोर्ट्स और 4 करोड़ लोग को ऐड करने की बात हुई है, उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा रीजनल एयर कनेक्टिविटी को।
और पहले 88 एयरपोर्ट से अब 120 होंगे तो ऑलमोस्ट 50% जम है। 1.5 करोड़ से 4 करोड़, मोर देन डबल, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट जंप है पैसेंजर नंबर्स में। साथ में नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है बिहार में, इससे भी रीजनल एयर कनेक्टिविटी और मोर सेक्टर्स विल बी डेवलप्ड इन द एविएशन सेक्टर। तो आई बिलीव और भी बहुत कुछ काम होना बाकी है, गिफ्ट सीरीज से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट फंडिंग से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज की फंडिंग से रिलेटेड, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था बजट में, अभी ये भी उम्मीद है अभी बाकी है हमें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.